तो दोस्तों बिहार बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, बिहार बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे मिलती है, आज मैं आपको लाइव इस कॉपी को भर के एग्जाम की कॉपी को लिख करके बताने वाला हूं ताकि आप आने वाले मैट्रिक इंटर एग्जाम के लिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के जा सकें। देखिए ये कॉपी का फ्रंट पेज है, पूरी कॉपी आपके सामने है। कैसी कॉपी मिलने वाली है, पूरी कॉपी आपके सामने है। इसमें क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कहाँ पे लिखना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। फ्रंट पेज जब देखिएगा इसमें आपको 3 भाग दिखाई पड़ेंगे। यहाँ से इधर जो है ना, ये दाहिना भाग कहलाता है, ये मध्य भाग और ये बायां भाग कहलाता है। जैसे ही कॉपी मिलेगी आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस कॉपी में देख लेना है कि आपका अपना नाम यहाँ छपा हुआ हो, यूनिक आईडी, रोल नंबर, रोल कोड, विषय कोड, सब्जेक्ट वगैरह सब छपा रहेगा। फोटो मिला लेना है। आपकी अपनी कॉपी है, पहली चीज़ तो ये देख लेनी है। और दूसरी चीज़ ये देख लेनी है कि जिस डेट का एग्ज़ाम हम देने गए हुए हैं उस डेट और उस डेट का सब्जेक्ट, ये दोनों चीज़ यहाँ छपा हुआ है। इतना देख लिया आपने। अब क्या करना है, इसमें कुछ डिटेल्स भरने हैं। डिटेल्स भरने की बात करें तो 10 नंबर कॉलम में आपको सेट कोड भरना पड़ेगा। जैसे एग्जाम में आप जाइएगा तो सवाल आपको मिलेगा। सवाल में देखिए यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका सेट कोड यानी क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड लिखा हुआ है ए। तो यहाँ पर क्या करेगा बच्चा कि इस बॉक्स में ए लिख देना है और सेट ए के सामने वाले गोलक को पूरा ऐसे गोल कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन का जो आंसर है आपकी कॉपी के अंदर वो चेक होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो ए से लेकर जे तक 10 सेट होते हैं, 10 सेट में क्वेश्चन सेम होते हैं, बस उनका सीरियल नंबर अलग अलग होता है। ये हो गया। फिर यहाँ पर देखिएगा तो वीक्षक का हस्ताक्षर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। 11वां में देखिएगा तो नीचे प्रश्न पत्र क्रमांक लिखें, क्वेश्चन बुकलेट का सीरियल नंबर देखिए यहाँ पे मिलेगा। 3 अंक शुरू में है और 7 अंक लास्ट में है। तो हम 804 सबसे पहले लिखेंगे और 804 के बाद 0461 0461 हम लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे 620। ये हमारा क्वेश्चन बुकलेट 10 नंबर का भरा गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन का काम खत्म। यहाँ पर 12वां में देखिएगा तो यहाँ पर है परीक्षार्थी का पूरा नाम बड़े अक्षरों में। तो यहाँ देखिए परीक्षार्थी का नाम आपको यहाँ भी छपा मिल जाएगा, आपके एडमिट कार्ड पर भी है। तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर लिख देना है। आपका अपना नाम जो छप करके आया है वही लिखना है, ठीक है। फिर विषय का पूरा नाम, तो विषय भी यहाँ पर छपा हुआ मिल जाएगा। जो विषय मिलेगा वही विषय, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स लिखिएगा, होम साइंस है तो होम साइंस लिखिएगा, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री लिखिएगा। जो सब्जेक्ट का आप जिस दिन दे रहे हैं एग्ज़ाम उसी सब्जेक्ट का नाम लिख देना है और फिर यहाँ पर साइन कर देना है। साइन वही कीजिए जो आपके एडमिट कार्ड पे छप के आया है। ये हो गया काम कंप्लीट। अब अगर हम आए दाहिने भाग बाएं भाग की तरफ, इस तरफ, तो इसमें आपको उत्तर देने का माध्यम लिखना है और सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम फिर से लिख देंगे। जिस दिन जो एग्ज़ाम होगा हम वो सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। उत्तर देने का माध्यम अगर हिंदी है तो हिंदी लिख देंगे। अब हिंदी आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन में मीडियम कुछ और है तो हम कुछ चेंज कर सकते हैं कि नहीं। देखिए बेहतर है कि जो रजिस्ट्रेशन में आपका मीडियम आया हुआ है वही इसमें भरिए, क्योंकि इससे आपके रिजल्ट के पेंडिंग में जाने का डर बना रहता है। अब देखिए यहाँ पर है प्रश्न पत्र सेट कोड, तो वही वाला काम यहाँ भी करना है। ए यहाँ लिखना है और ए वाला को गोल कर देना है। अगर किसी को बी सेट मिलेगा तो बी यहाँ पर भरेगा और बी को गोल करेगा। कोई अगर एच सेट मिला है तो सेट एच यहाँ पर एच भरेगा और सेट एच को गोल करेगा उसके हिसाब से। चौथा में है लेखक उपलब्ध करवाया गया, वेदर राइटर प्रोवाइडेड। देखिए ये उसके लिए होता है जो खुद से अपना एग्जाम नहीं लिख पाते, अपने पेपर नहीं लिख पाते। ऐसे बच्चों को बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने के लिए अलग से एक स्टूडेंट को ले जाने की अनुमति होती है। ये स्टूडेंट मैट्रिक से नीचे का होना चाहिए, 7वां 8वां 9वां तक का स्टूडेंट। तो ऐसे बच्चे को साथ में लेकर जाने की अनुमति होती है, केवल उनको जिनको लिखने में समस्या है। तो ऐसे बच्चे को राइटर भी कह सकते हैं, स्क्राइब भी कह सकते हैं। तो अगर आप अपना एग्जाम, अपना पेपर, अपनी कॉपी खुद से लिख रहे हैं, खुद से एग्जाम दे रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपने स्क्राइब राइटर का यूज नहीं किया तो नो में टिक लगाना है। अगर कोई आदमी अपने साथ एक बच्चे को भी ले जा रहा है जिसको अनुमति मिली है तो वही केवल यस में टिक लगाएगा। अगर आप अपना एग्जाम खुद से दे रहे हैं तो यहाँ पर नो में टिक लगेगा। इसके बाद अब ये जो फ्रंट पेज का काम था ना, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर MPP मार्क्स पोस्टिंग पर्सनल है, ये सब में क्या करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है और ये वाला जो बॉक्स है इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसमें बार कोड चिपकाया जाता है। इस तरह का बार कोड का एक स्टिकर बना के वो स्टिकर चिपकाया जाता है, क्योंकि कॉपी जाँच में भेजने से पहले ये वाला जो इतना हिस्सा है ना, दाहिना भाग फाड़ करके अलग कर दिया जाता है, सिर्फ इतना ही बचता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी पहचान छिप जाती है। कॉपी चेक करने वाले को पता ही नहीं चलता कि हम किस बच्चे की कॉपी चेक कर रहे हैं, उसका रोल नंबर क्या है, उसका रोल कोड क्या है, नाम वगैरह कुछ भी पता नहीं चलता। वो सारे डिटेल्स जो है ना, रोल नंबर रोल कोड यहाँ स्टिकर में छिपे रहते हैं। तो ये फ्रंट पेज का काम कंप्लीट हो गया। अब हमें सिंपली क्या करना है कि इस पेज को पलट देना है। इस पेज को पलटिएगा तो
पीछे आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिखाई पड़ेंगे। इंस्ट्रक्शन में देखिए सारा इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है। इसमें देखिए जो ब्लू और ब्लैक पेन के लिए बच्चे सवाल करते हैं कि हम ब्लू पेन से लिखें एग्जाम में कि ब्लैक से लिखें, तो यहाँ पर वो चीज़ भी लिख दिया गया है कि परीक्षार्थी गोलकों को काला करने के लिए केवल नीले या काले बॉल पेन का प्रयोग करें। पेंसिल का नहीं करना है, जेल पेन का भी नहीं करना है, बॉल पेन ही, नॉर्मल पेन ही इस्तेमाल करना है। आप ब्लू भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक भी यूज कर सकते हैं, और अगर चाहें तो दोनों भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज नहीं करना है तो वाइटनर या फिर इरेजर, नाखून, स्याही, ब्लेड, ये सब का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, अगर मान लेते हैं कि मैथ वगैरह में फिगर वगैरह के मिटाने की बारी आ गई तो उस वक्त आप इरेजर यूज कर सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से कि आपके कॉपी के पन्ने खराब ना हो, ज़्यादा घिसे नहीं, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात कि परीक्षार्थी को एक्स्ट्रा उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। जो करना है आपको काम इसी में करना है। एक सवाल बच्चे बड़ा कर रहे थे कि ये कॉपी कितने पेज की होती है। देखिए मैं आपको बता दूं कि कॉपी सब्जेक्ट के हिसाब से होती है, और जितने पेज की होती है यहाँ पर लिखा भी रहता है, ये 24 पेज का है। ठीक है, जिस जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल वाले सारे सब्जेक्ट में कॉपी मिलेगी आपको कितना, तो 24 पन्ने का, और प्रैक्टिकल जिसमें नहीं होता उसकी जो कॉपी मिलेगी आपको वो मिलेगा 32 पेज का। यही इसका सिस्टम होता है। और कॉपी एक बार मिल गया दोबारा नहीं मिलेगा, आपको पूरा करना है तो उसी में करना है। उसके बाद देखिए ये जो पेज है इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ किसके लिए, तो ये कॉपी चेक करने वालों के लिए है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इस पेज में ही समझिए कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर किस क्वेश्चन में आपको कितना नंबर मिला, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, पूरा कॉपी चेक होने के बाद कॉपी चेक करने वाले यहाँ पर नंबर देते हैं, मार्किंग करते हैं, सबको जोड़ते हैं, और उसके बाद यहाँ पर देखिए सबका सह परीक्षक कॉपी चेक करने वाले का साइन होता है, उसका कोड डाला जाता है। फिर जो हेड एग्जामिनर होते हैं उनका भी यहाँ पर साइन होता है और उनका भी कोड डाला जाता है। ये सब आपका काम नहीं है। इस पेज को पलट दीजिए। अब पलटने के बाद आप यहाँ से आंसर लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। यहीं से आप चाहें तो आंसर लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। तो आंसर लिखने के लिए हमें करना क्या है, देखिए कॉपी लिखने का तरीका 2 तरह का होता है। एक तो ये होता है कि आप चाहें तो उत्तर नंबर यहाँ लिखिए। जैसे मान लीजिए अगर हम 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे, उत्तर 1, ठीक है, और उसके बाद हम अपना उत्तर आंसर यहाँ लिखना शुरू कर देंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि हम उत्तर नंबर यहाँ ना लिख करके यहाँ भी हेडिंग में उत्तर नंबर दे सकते हैं। यहाँ भी उत्तर संख्या लिख करके और अपना अगर 1 नंबर दे रहे हैं तो 01, अगर मान लेते हैं कि 2 है तो 02, और उसके बाद आंसर लिख सकते हैं। ये तरीका अपनाइए या ये अपनाइए, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक कॉपी दिखाता हूँ, एक टॉपर की कॉपी है ये। इस कॉपी में आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले खंड डाल दिया बच्चे ने, और उसके बाद प्रश्न संख्या लिख दिया। प्रश्न संख्या 1 के का उत्तर बोल्ड में लिख दिया, और उसके बाद उत्तर लिखा। आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए प्रश्न संख्या 1 के ख का उत्तर एकदम स्पष्ट उसने कर दिया कि भाई क्वेश्चन संख्या क्या है और उत्तर संख्या क्या है। साथ ही साथ उसमें अगर क, ख, ग, घ ये सब दिए हुए हैं तो वो भी स्पष्ट लिख दिया। प्रश्न संख्या 1 के ग का उत्तर। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन का आंसर इसका यहाँ खत्म हुआ, उसके बाद उसने 1 और 2 और 3 लाइन का गैप छोड़ा है। इससे क्या होता है कि स्पष्ट मालूम पड़ता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक एक आंसर है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक दूसरा आंसर है, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा आंसर है। यहाँ पर भी देखिए 2 लाइन का उसने गैप छोड़ा है, यहाँ पर भी 2 लाइन का गैप छोड़ा है। ये 2 उत्तरों के बीच में ना स्पष्ट गैप होना चाहिए। इससे एग्जामिनर यानी कॉपी चेक करने वाले टीचर को मालूम पड़ता है कि भाई कहाँ से कहाँ तक कौन से प्रश्न का उत्तर है। अब सटाकर लिखिएगा तो कई बार जो है ना जल्दबाजी में, कन्फ्यूजन में टीचर जो है ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, फर्क नहीं कर पाते कि भाई ये कौन सा उत्तर है, ये कौन सा उत्तर है। इस चक्कर में क्या होता है कि हो सकता है दोनों उत्तर सटे होने की स्थिति में आपको एक ही उत्तर का नंबर मिले, दूसरे का ना मिल पाए। इसलिए बिल्कुल 2 जवाबों के बीच में अपने एग्जाम की कॉपी में आपको बिल्कुल स्पष्ट गैप लिखना है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए राइटिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका नंबर बेहतर होने के चांसेस हैं, क्योंकि जैसे ही एग्जामिनर कॉपी खोलते हैं सबसे पहली नज़र जो पड़ती है आपके आंसर लिखने के तरीके पे पड़ती है, आपके राइटिंग पर पड़ती है, साफ़ सुथरा है कि नहीं उस पर पड़ती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हर चीज़ को अंडरलाइन भी किया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब अगर मान लेते हैं कि आपने कोई आंसर लिखा, उस आंसर में अगर कोई चीज़ स्पेशल है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये आंसर लिखा हुआ है, अगर हमको लगा कि ये चीज़ स्पेशल है तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने से वो वर्ड जो है ना हाईलाइट हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि एग्जामिनर का
ध्यान उस वर्ड पर जाता है और इस केस में नंबर अधिक मिलने के, यानी जितना नंबर मिलना चाहिए उतना नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चूंकि कॉपी जो है पोर्ट्रेट में है, लेकिन आपको कॉपी मिलेगी लैंडस्केप में मिलेगी। अब यहाँ से उत्तर लिखना शुरू करना है। उसके बाद मान लीजिए कि अगर यहाँ तक हमारा एक उत्तर कंप्लीट हो गया, ठीक है, 2 लाइन कम से कम, और 3 लाइन भी छोड़ सकते हैं, 3 लाइन छोड़ दीजिए। फिर यहाँ लिखिए उत्तर संख्या 2। अगर मान लेते हैं कि 2 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आप 2 को छोड़ भी सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। और फिर बाद में अगर हमको ऐसा याद आया कि हमको 2 का आंसर तो याद आ गया, तो फिर 2 नंबर क्वेश्चन आप बाद में भी लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सीरियल नंबर से ही आंसर लिखें, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। जो उत्तर, जो आंसर आपको आ रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, सबसे पहले वही आंसर लिखिए और उसके बाद जो बच गए उनके लिए समय के हिसाब से उनको भी लिखिए। तो मान लें इसका आंसर अब शुरू कर दिया हमने, यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया, फिर 2-3 लाइन छोड़ देंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे हम उत्तर नंबर या उत्तर संख्या 4 लिखेंगे और इस प्रकार से हम आंसर लिखते चले जाएंगे। पेज पलट करके फिर आगे भी वही हमें प्रक्रिया अपनानी होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना सजा करके आप लिखेंगे, जितनी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे और वांछित जो प्रश्न हैं, जितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं उतना भी आप लिखेंगे, तो आपको बेहतर नंबर ज़रूर मिलेगा। एक बच्चे ने सवाल किया था कि हम इसमें हाईलाइटर का यूज कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल नहीं, आप हाईलाइटर का इस्तेमाल अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बिल्कुल ना करें। हाईलाइट करना है तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन हाईलाइटर का यूज मत कीजिए। मैथ वगैरह में क्या होता है, फिजिक्स वगैरह में क्या होता है कि हमें क्या करना पड़ता है कि रफ करने की ज़रूरत महसूस होती है। रफ करना है तो अपने कॉपी के सबसे आखिरी हिस्से में कीजिए, यहाँ पर रफ कीजिए, जितना करना है रफ कीजिए और रफ करने के बाद जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, ये कॉपी जमा करने की बारी आए, तो यहाँ पर बस एक क्रॉस कर दीजिए। आपको एग्ज़ाम में सादा पन्ना भी अलग से लेकर जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए रफ लास्ट में कीजिए और उसको फिर क्रॉस कर दीजिए कॉपी जमा करने से पहले। सब कंप्लीट हो जाए फिर कॉपी को जमा कर दीजिए, काम खत्म हो गया। मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर बच्चे का सेट कोड भी छूट जाता है या कहीं कोई ओवर राइटिंग हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो भी बच्चे के रिजल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसका डिटेल सब कुछ ऑलरेडी यहाँ छपा हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसके बाद हम मिलेंगे अटेंडेंस सीट का पार्ट 1 कैसा होता है, अटेंडेंस कैसे बनाना है मैट्रिक इंटर एग्जाम में, अटेंडेंस में कौन सी गलतियों से बचना है। इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन अगर आपको लगा हो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।